नमस्कार बच्चों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय प्रथम पेपर जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, इसमें हम मध्यकाल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले कालांश में हमने मालवा और गुजरात नामक दो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बारे में अध्ययन किया। आज हम बंगाल के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल में उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह बंगाल में हुए, क्योंकि बाकी के जितने भी प्रांत थे उनसे बंगाल है वो काफ़ी दूरी पे भी था। इसके अलावा बंगाल एक संपन्न क्षेत्र था, समुद्री सीमा भी थी, व्यापार वाणिज्य भी बंगाल का उन्नत था। इसलिए सबसे ज़्यादा विद्रोह जो भी स्थानीय सरदार या सूबेदार बना के वहाँ का भेजा जाता बंगाल का, तो वो स्वयं को सल्तनत काल से या सल्तनत दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र कर लेता था। 1279 ईस्वी में तुगरिल के विद्रोह के बाद बुगरा खान ने इस प्रांत में एक वंश की स्थापना की जो वास्तव में दिल्ली से स्वतंत्र राज्य करता था। बुगरा कौन था? बुगरा खान कौन था? बलबन के पुत्र थे और बलबन के समय तुगरिल बेग ने जो स्थानीय सरदार था, पहले दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ था, उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन ने उसके ऊपर आक्रमण करके उसको परास्त किया, मृत्युदंड दिया। उसके बाद में अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का शासक नियुक्त किया। बुगरा खां ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बंगाल को 3 प्रशासकीय संभागों में विभाजित किया, जिनकी राजधानियाँ थी लखनऊ थी उत्तरी बंगाल की, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से 1338 ईस्वी में अलग हो गया। उत्तर बंगाल में अलाउद्दीन अली शाह स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा अपनी राजधानी लखनऊ से पंडुआ स्थानांतरित की। 1345 ईस्वी में अलाउद्दीन अली शाह का एक सरदार इलियास खान ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया और स्वयं को सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन अली शाह है, उसका एक सरदार था इलियास खान, तो उसने स्वयं को वह इतना पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया कि उसने अलाउद्दीन अली शाह को हटा के स्वयं संपूर्ण बंगाल पर शासन स्थापित कर लिया। इलियास शाह एक लोकप्रिय शासक था, उसने उसकी बहुत सी उपलब्धि है। उसके शासनकाल में फिरोज तुगलक ने प्रथम बार बंगाल पर आक्रमण किया। फिरोज तुगलक ने पंडुआ के नगरवासियों को अपने पक्ष में रखने के लिए मल्लिकों, धर्मशास्त्रियों और अन्य योग्यों लोगों को मुक्त हस्त से भू अभिलेख या भू अनुदान प्रदान किए, परंतु उसका यह प्रयास विफल हो गया। इस असफलता का कारण संभवतः इलियास की लोकप्रियता। इलियास है बहुत ही लोकप्रिय शासक था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से स्वीकार्य था। इलियास खान के बाद में उसका पुत्र सिकंदर शाह है, वो शासक बनते हैं 1357 ईस्वी से 1389 ईस्वी। इसके शासनकाल में फिरोज खां तुगलक ने पुनः बंगाल को प्राप्त करने के लिए दूसरी बार आक्रमण किया, लेकिन फिरोज तुगलक को निराश होकर लौटना पड़ा। 1368 ईस्वी में उसने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। सिकंदर शाह ने जो बंगाल की राजधानी थी पंडुआ, उसमें अदीना नामक मस्जिद का निर्माण करा दिया। गयासुद्दीन आजम शाह 1389 ईस्वी में गयासुद्दीन आजम शाह है, वो शासक बनते हैं और 1409 ईस्वी तक शासन करते हैं।
यह अत्यंत ही लोकप्रिय शासन था। वह प्रसिद्ध कवि हाफिज से पत्र व्यवहार करता था। इसकी न्यायप्रिय तथा विदेशों से संबंध प्रसिद्ध है। उसने चीनी सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल भेजा। चीनी सम्राट ने भी बदले में उसके पास दूत मंडल और उपहार भेजे। अर्थात चीन के साथ गयासुद्दीन आजम शाह का प्रत्यक्ष रूप से सीधा व्यापार होता था। समुद्री मार्ग के माध्यम से चीन के साथ विदेश व्यापार किया जाता था और उसी विदेशी व्यापार के बल पे बंगाल एक संपन्न सूबा बन गया था। शमसुद्दीन अहमद शाह 1431 से 1435 ईस्वी। इसके शासनकाल में जौनपुर के इब्राहिम सरकी ने बंगाल पे आक्रमण किया। 1431-32 ईस्वी में चीनी दूतमंडल इसके दरबार में भी आया। अर्थात जौनपुर का जो अब आगे हम अगले प्रकरण में जौनपुर के बारे में भी पढ़ेंगे। इब्राहिम शाह नाम का सरकी शासक था, उसने बंगाल पे आक्रमण किया लेकिन वह असफल रहा। रुकनुद्दीन बारबक शाह 1459 से 1476 ईस्वी। इसने अपनी सेना में अरब सैनिकों को नियुक्त किया। सुल्तान बारबक बंगाली साहित्य का महान रक्त संरक्षक था। उसने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचयिता मालधर बसु, एक मालधर या मालाधर बसु नाम का व्यक्ति था, तो उसने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ लिखा और वो महाभारत से संबंधित है, महाभारत जैसा एक ग्रंथ है। तो इसके बदले रुकनुद्दीन बारबक शाह ने इनको गुंडराज खान की उपाधि प्रदान की और उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हीं के शासनकाल में कृत्तिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया, जिसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है। कांशीराम ने प्रथम बंगला भाषी महाभारत की रचना की। यह कार्य भी बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय हुआ। फरिश्ता के अनुसार बारबक शाह हिंदुस्तान का सर्वप्रथम शासक था जिसके पास अधिक संख्या में अभिशेनियन दास थे और कुछ को उच्च पद भी मिले थे। अर्थात बारबक शाह को दास रखने का बड़ा शौक था और उसके पास इथोपिया, जैसे वर्तमान में पहले अबिसिनिया नाम था, वर्तमान में इथोपिया कहा जाता है, तो वहाँ के दास भी उसके दरबार में थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519 ईस्वी। बंगाल के मुस्लिम शासकों में से श्रेष्ठ और विख्यात अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है। उसने कानूनी व्यवस्था को फिर से लागू किया, हिंदुओं को ऊंचे पद देकर एक उदार नीति अपनाई। उसका वजीर एक हिंदू विद्वान था। गोपीनाथ बसु उसका मंत्री, मुकुंद दास चिकित्सक, केशव खत्री प्रधान अंगरक्षक, अनूप टकसाल अधीक्षक। अर्थात पर्याप्त मात्रा में हिंदू दरबारी है उच्च पदों पे पदस्थापित थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में ही लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के शर्की सुल्तान को शरण प्रदान की। हुसैन शाह एक ज्ञानी एवं बुद्धिमान पुरुष था। उसके शासनकाल में बंगाल का सबसे अधिक विकास हुआ। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक, जगत भूषण आदि उपाधि मिली। नुसरत शाह है ये 1519 से 1532 ईस्वी। बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर ने उसने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में पराजित किया। बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए थे। 1526 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। तो इस युद्ध में नुसरत शाह पराजित हो गया और बंगाल में मुगलों का अधिकार हो गया। नुसरत शाह ने गौड़ में, फिर बाद में पंडुआ से बंगाल की राजधानी गौड़ आ गई थी, तो गौड़ में सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई, महाभारत का बंगला में अनुवाद कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बंगाल के प्रमुख मुस्लिम शासक थे और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बंगाल बहुत ही एक संपन्न सूबा, संपन्न रियासत थी। तो अगले प्रकरण में हम बाद में देखेंगे।